चलिए दोस्तों, डीप लर्निंग आज स्टार्ट करते हैं। डीप लर्निंग ये जो नए नए टेक्नोलॉजी हैं उसे हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हमने बिग डाटा पहले पढ़ लिया, अब डीप लर्निंग आज पढ़ते हैं। डीप लर्निंग तो पहले जान लीजिए कि डीप लर्निंग के जो फादर हैं वो फ्रैंक रोजनवोल्ट हैं। डीप लर्निंग के फादर किसे कहता है? फ्रैंक रोजनवोल्ट को। डीप लर्निंग एक मशीन तकनीकी है जो कंप्यूटर को वह करना सिखाती है जो मनुष्य के लिए स्वाभाविक रूप से आता है। डीप लर्निंग एक मशीन तकनीकी है जो कंप्यूटर को वह करना सिखाती है जो मनुष्यों के लिए स्वाभाविक रूप से आता है। जो मनुष्य को आता है वही मशीन को सिखाने की कोशिश की जा रही है। कंप्यूटर को वह करना सिखाती है। डीप लर्निंग एक मशीन तकनीक है जो कंप्यूटर को वह करना सिखाती है जो मनुष्य के लिए स्वाभाविक रूप से आता है। उदाहरण के लिए ड्राइवर रहित कारों के पीछे डीप लर्निंग एक प्रमुख तकनीकी है। ड्राइवर रहित कारों के पीछे डीप लर्निंग एक प्रमुख तकनीकी है जो उन्हें रुकने के संकेत को पहचानने या पैदल यात्री को लैंप पोस्ट से अलग करने में सक्षम बनाती है। यह फ़ोन, टैबलेट, टीवी और हैंड्स फ्री स्पीकर जैसे उपभोक्ता उपकरणों में ध्वनि नियंत्रण की कुंजी है। डीप लर्निंग पर ध्यान में ही और अच्छे कारणों से बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह ऐसे परिणाम प्राप्त कर रहा है जो पहले संभव नहीं थे। डीप लर्निंग में एक कंप्यूटर मॉडल छवियों, पाठ या ध्वनि से सीधे वर्गीकरण करना सिखाता है। वो सीखता है, वर्गीकरण कार्य करना सीखता है। डीप लर्निंग मॉडल अत्याधुनिक सटीकता प्राप्त कर सकते हैं, कभी कभी मानव स्तर के प्रदर्शन से भी अधिक। मॉडलों को लेबल किए गए डेटा और न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के एक बड़े सेट का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है जिसमें कई परतें होती हैं। डीप लर्निंग को पहली बार 1980 के दशक में सिद्धांतिक किया गया था। इसके दो मुख्य कारण हैं कि हाल ही में उपयोगी हो गया है। डीप लर्निंग को पहली बार 1980 के दशक में सिद्धांतिक किया गया था। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, डीप लर्निंग के लिए बड़ी मात्रा में लेबल किए गए डेटा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए ड्राइवर रहित कार के विकास के लिए लाखों छवियों, हजारों घंटों के वीडियो की आवश्यकता होती है। डीप लर्निंग के लिए पर्याप्त कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है। उच्च प्रदर्शन वाले जीपीयू में एक समानांतर वास्तुकला होती है जो डीप लर्निंग के लिए कुशल होती है। जब क्लस्टर या क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ जोड़ा जाता है तो वह विकास टीमों को डीप लर्निंग नेटवर्क के लिए प्रशिक्षित समय को हफ्तों से घटाकर घंटों या उसे कम करने में सक्षम बनाता है। कार्यस्थल पर डीप लर्निंग के उदाहरण स्वचालित ड्राइविंग से लेकर चिकित्सा तक उद्योगों में डीप लर्निंग अनुप्रयोगों का उपयोग किया जाता है। स्वचालित ड्राइविंग ऑटोमोटिव शोधकर्ता स्टॉप साइन और ट्रैफिक लाइट जैसी वस्तुओं का स्वचालित रूप से पता लगाने के लिए डीप लर्निंग का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा पैदल चलने वालों का पता लगाने के लिए डीप लर्निंग का उपयोग किया जाता है जिससे दुर्घटना को कम करने में मदद मिलती है। एरोस्पेस और डिफेंस, डीप लर्निंग का उपयोग उपग्रहों से वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है जो रुचि के क्षेत्रों का पता लगाते हैं और सैनिकों के लिए सुरक्षित या असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान करते हैं। एरोस्पेस और डिफेंस, डीप लर्निंग का उपयोग उपग्रहों से वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है जो रुचि के क्षेत्रों का पता लगाते हैं और सैनिकों के लिए सुरक्षित क्षेत्र की पहचान करते हैं। चिकित्सा अनुसंधान, कैंसर शोधकर्ता कैंसर कोशिकाओं का स्वचालित रूप से पता लगाने के लिए डीप लर्निंग का उपयोग कर रहे हैं। UCLA की टीमों ने एक उन्नत माइक्रोस्कोप बनाया है
जो एक उच्च आयामी डेटा सेट उत्पन्न करता है जिसका उपयोग कैंसर कोशिकाओं की सटीक पहचान करने के लिए डीप लर्निंग एप्लीकेशन को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। औद्योगिक स्वचालन डीप लर्निंग स्वचालित रूप से यह पता लगाकर भारी मशीनरी के आसपास श्रमिकों की सुरक्षा में सुधार करने में मदद कर रहा है कि लोग वस्तुएं मशीनों में असुरक्षित दूरी पर हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डीप लर्निंग का उपयोग श्रवण और वाक अनुवाद किया जाता है। उदाहरण के लिए घरेलू सहायता उपकरणों जो आपकी आवाज़ पर प्रतिक्रिया देते हैं, आपकी प्राथमिकताओं को जानते हैं, डीप लर्निंग एप्लीकेशन द्वारा संचालित होते हैं। डीप लर्निंग कार्य क्या है? डीप लर्निंग विधियां तंत्रिका नेटवर्क आर्किटेक्चर पर उपयोग करती है। यही कारण है कि डीप लर्निंग मॉडल को अक्सर डीप न्यूरल नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। डीप शब्द आमतौर पर न्यूरल नेटवर्क में छिपी हुई परतों की संख्या को संदर्भित करता है। ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क 8:37 में केवल 2 से 3 छिपी हुई परतें होती हैं, जबकि डीप नेटवर्क में 150 तक हो सकती हैं। डीप शब्द आमतौर पर न्यूरल नेटवर्क में छिपी हुई परतों की संख्या को संदर्भित करती हैं। ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क 4:37 में केवल 2 से 3 छिपी हुई परतें होती हैं, जबकि डीप नेटवर्क में 150 तक हो सकती हैं। डीप लर्निंग मॉडल को लेबल किए गए डेटा और न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के बड़े सेट का उपयोग करके ट्रेन किया जाता है, जो मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन की आवश्यकता के बिना डेटा से सीधे फीचर्स से लर्न करते हैं। डीप लर्निंग और ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग। इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच हिडन लेयर होता है जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है। चित्र एक न्यूरल नेटवर्क जो परस्पर जुड़े नोड्स के एक सेट से युक्त परतों में व्यवस्थित होते हैं। नेटवर्क में दसियों या सैकड़ों छिपी हुई परतें हो सकती हैं। डीप न्यूरल नेटवर्क के सबसे लोकप्रिय प्रकारों में से एक को कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। एक CNA इनपुट डेटा के साथ सीखी गई विशेषता को जोड़ता है और 2D कन्वोल्यूशनल लेयर्स का उपयोग करता है। जिससे आर्किटेक्चर इमेजेस जैसे 2D डेटा को संसाधित करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। CNN मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन की आवश्यकता को ख़त्म कर देते हैं। CNN मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन की आवश्यकता को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए आपको इमेजेस का वर्गीकरण करने के लिए उपयोग की जाने वाली सुविधाओं की पहचान करने की आवश्यकता नहीं है। CNN सीधे इमेजेस से सुविधाएं निकाल कर काम करता है। रिलीवेंट फीचर्स पूर्व प्रशिक्षित नहीं होती है। वे तब सीखे जाते हैं जब नेटवर्क छवियों के संग्रह पर प्रशिक्षण लेता है। यह स्वचालित फीचर एक्सटेंशन, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जैसे कंप्यूटर विजन कार्यों के लिए डीप लर्निंग मॉडल को अत्यधिक सटीक बनाता है। चित्र 2 में कई कॉन्वोल्यूशनल लेयर वाले नेटवर्क का उदाहरण है। प्रत्येक ट्रेनिंग इमेज पर अलग अलग रिजोल्यूशन पर फिल्टर लागू किए जाते हैं और प्रत्येक कन्वॉल्व्ड इमेज का आउटपुट अगली परत के लिए इनपुट के रूप में कार्य करती है। CNN दसियों या सैकड़ों छिपी हुई परतों का उपयोग करके एक इमेजेस की विभिन्न फीचर्स का पता लगाना सीखते हैं। प्रत्येक छिपी हुई परत सीखी गई इमेज फीचर की जटिलता को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, पहली छिपी हुई परत सीख सकती है कि किनारों का पता कैसे लगाया जाए और आखिरी सीखती है कि विशेष रूप से उस वस्तु के आकार के अनुरूप अधिक जटिल आकृतियों का पता कैसे लगाया जाए जिसे हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच अंतर।
डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक विशेष रूप है। मशीन लर्निंग वर्कफ्लो इमेजेस में मैनुअल रूप से निकालने वाले इररिलेवेंट फीचर्स के साथ शुरू होता है। फिर फीचर्स का उपयोग एक मॉडल बनाने के लिए किया जाता है जो ऑब्जेक्ट जो इमेजेस में वर्गीकृत करता है। डीप लर्निंग वर्कफ्लो के साथ रिलेवेंट फीचर इमेजेस से स्वचालित रूप से निकाली जाती हैं। इसके अलावा डीप लर्निंग एंड टू एंड लर्निंग परफॉर्म करता है, जहां एक नेटवर्क को रॉ डेटा और वर्गीकरण जैसे कार्य करने के लिए दिया जाता है और यह सीखता है कि स्वचालित रूप से कैसे करना है। एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर डेटा के साथ डीप लर्निंग एल्गोरिदम का स्केल है, जबकि शैलो लर्निंग कन्वर्ज करती है। शैलो लर्निंग मशीन लर्निंग के तरीके को संदर्भित करती है, जो नेटवर्क में अधिक उदाहरण और ट्रेनिंग डेटा जोड़ने पर प्रदर्शन के लिए एक निश्चित स्तर पर स्थिर हो जाता है। डीप लर्निंग नेटवर्क का एक प्रमुख लाभ है यह है कि जैसे जैसे आपके डेटा का आकार बढ़ता जाता है, उसमें अक्सर सुधार होता रहता है। चित्र 3 में वाहन बाएं को डीप लर्निंग दाएं से वर्गीकृत करने के लिए मशीन लर्निंग दृष्टिकोण की तुलना करता है। मशीन लर्निंग में आम छवियों को क्रमबद्ध करने के लिए मैनुअल रूप से सुविधाएं और एक क्लासिफायर चुनते हैं। डीप लर्निंग के साथ फीचर एक्सट्रैक्शन और मॉडलिंग स्टेप स्वचालित होते हैं। डीप लर्निंग मॉडल बनाने और प्रशिक्षण करने की विधि। वस्तु वर्गीकरण करने के लिए लोगों द्वारा डीप लर्निंग करने वाला 3 सबसे आम तरीके हैं। डीप लर्निंग मॉडल बनाने और प्रशिक्षण करने की विधि। वस्तु वर्गीकरण करने के लिए लोगों द्वारा डीप लर्निंग करने वाले 3 सबसे आम तरीके हैं। स्केच से प्रशिक्षण। शुरुआत से एक डीप नेटवर्क को प्रशिक्षण करने के लिए आप एक बहुत बड़ा लेबल वाला डेटा सेट इकट्ठा करते हैं और एक नेटवर्क आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं जो फीचर्स और मॉडल को सीखेगा। यह एक एप्लीकेशन या ऐसे एप्लीकेशन के लिए अच्छा है जिसमें बड़ी संख्या में आउटपुट श्रेणियां होंगी। यह एक कम सामान्य अप्रोच है क्योंकि बड़ी मात्रा में डेटा और रेट ऑफ लर्निंग के साथ इन नेटवर्कों को ट्रेंड होने में आमतौर पर दिन या सप्ताह लगते हैं। ट्रांसफ़र लर्निंग क्या है? अधिकांश डीप लर्निंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र लर्निंग दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को ठीक करना शामिल है। इसमें किसी मौजूदा नेटवर्क जैसे कि एलेक्सनेट या गूगल नेट से शुरुआत करते हैं और पहले से अज्ञात क्लासेस वाले नए डेटा को फीड करते हैं। नेटवर्क में कुछ बदलाव करने के बाद अब एक नया कार्य कर सकते हैं, जैसे कि 10,000 विभिन्न वस्तुओं में केवल कुत्ता या बिल्लियों को वर्गीकृत करना। इससे बहुत कम डेटा, लाखों की बजाय हजारों छवियों को संसाधित करने की आवश्यकता का लाभ होता है, इसलिए गणना का समय मिनटों या घंटों तक हो जाता है। ट्रांसफॉर्मर लर्निंग के लिए पहले से मौजूद नेटवर्क के इंटरनल इंटरफेस की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे नए कार्य के लिए सर्जिकली मॉडिफाई और इन्हेंस किया जा सकता है। मतलब में ऐसे उपकरण और फंक्शन हैं जो ट्रांसफ़र लर्निंग में आपकी सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। फीचर एक्सटेंशन क्या है? फीचर एक्सटेंशन डीप लर्निंग के लिए थोड़ा कम सामान्य, अधिक विशिष्ट दृष्टिकोण नेटवर्क को फीचर एक्सट्रैक्शन के रूप में उपयोग करना है। चूँकि सभी परतों को इमेजेस से कुछ सीखने का काम सौंपा जाता है, इसलिए हम प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय इन फीचर्स को नेटवर्क से बाहर निकाल सकते हैं। फिर इन फीचर्स का उपयोग मशीन लर्निंग मॉडल जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन में इनपुट के रूप में किया जा सकता है। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रकार है जिससे मशीन अपने एक्सपीरियंस, अनुभव और डाटा की मदद से अपने आप सीखता है।
मतलब मशीन खुद से लर्न करता है, सीखता है और चीज़ों को प्रेडिक्ट करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मशीन लर्निंग एक स्टडी है जो कंप्यूटर को खुद से लर्न करने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे हम इंसान चीज़ों को अपने अनुभव से सीखते हैं, वैसे ही मशीन या कंप्यूटर बिना इंसान की मदद से खुद सीखता है। मशीन या कंप्यूटर की खुद लर्न करने की एबिलिटी मशीन लर्निंग कहलाती है। मशीन लर्निंग का आविष्कार 1959 में आर्थर सैमुअल ने किया था। मशीन लर्निंग का आविष्कार 1959 में आर्थर सैमुअल ने किया था। मशीन लर्निंग का आविष्कार कौन किया था? 1959 में आर्थर सैमुअल ने। मशीन लर्निंग की मदद से मशीन प्रेडिक्शन भविष्यवाणी करती है और बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजन निर्णयों को लेती है। मशीन लर्निंग की मदद से मशीन प्रेडिक्शन भविष्यवाणी करती है और बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजन निर्णय लेती है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो मशीन को यह क्षमता प्रदान करती है कि वह अपना काम खुद से कर पाए और खुद से ही अपने आप को डेवलप कर सके। मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो मशीन को क्षमता प्रदान करती है कि वह अपना काम खुद से ही कर पाए और खुद से अपने आप को डेवलप विकसित कर सके। मशीन लर्निंग मशीन को मनुष्य की तरह सोचने, समझने और सीखने में सक्षम बनाता है ताकि सिस्टम या मशीन मनुष्य की तरह ही किसी काम को सोच समझकर आसानी से पूरा कर पाए। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर या मशीन को बेहतर बनाने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है जो सिस्टम को सोचने और समझने की क्षमता बहुत से कार्यों में किया जाता है, जैसे मेडिसिन, ईमेल फिल्टर, स्पीच रिकॉग्निशन और कंप्यूटर विजन आदि में। मशीन लर्निंग के प्रकार। मशीन लर्निंग 4 प्रकार के होते हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग देख लेते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जिसमें लेबल्ड डाटा का इस्तेमाल मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। इसमें मशीन डाटा सेट्स को समझने के लिए लेबल्ड डाटा का इस्तेमाल मॉडल को क्रिएट करने के लिए करता है। लेबल डाटा एक तरह का इनपुट होता है जो पहले से ही मशीन के पास मौजूद होता है और इस डेटा को एनालाइज करके सिस्टम आउटपुट डेट की भविष्यवाणी करता है। सरल शब्दों में इसे समझे तो सुपरवाइज्ड लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिस्टम इनपुट डाटा की मदद से यूज़र को सही आउटपुट डाटा प्रदान करता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग निगरानी सुपरविज़न पर आधारित लर्निंग होती है, जैसे कि एक स्टूडेंट छात्र टीचर की निगरानी में चीज़ों को सीखता है। उसी तरीके से सुपरवाइज्ड लर्निंग निगरानी सुपरविज़न पर आधारित लर्निंग होती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग का उपयोग कई जगहों पर किया जाता है, जैसे रिस्क असेसमेंट, इमेज क्लासिफिकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन और स्पैम फिल्टरिंग आदि का पता लगाने के लिए। सुपरवाइज्ड लर्निंग के प्रकार जो हैं 2 प्रकार हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में रिग्रेशन देखते हैं, जिसका प्रकार है रिग्रेशन। सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक प्रकार है। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसका प्रयोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच की रिलेशनशिप का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा रिग्रेशन का उपयोग मशीन लर्निंग में प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की विधि के रूप में किया जाता है। इसके अलावा रिग्रेशन का उपयोग मशीन लर्निंग में प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की विधि के रूप में किया जाता है। रिग्रेशन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन, नॉन लीनियर रिग्रेशन और पॉलिनॉमियल रिग्रेशन और
बेसियन, लीनियर रिग्रेशन और रिग्रेशन ट्रीज। रिग्रेशन भी कई प्रकार के होते हैं, लीनियर रिग्रेशन, नॉन लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन और बेसियन, लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन ट्रीज। ये 5 प्रकार हो गए। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन एक तरह का एल्गोरिदम है जिसमें डेटा को कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज व्यवस्थित किया जाता है। क्लासिफिकेशन का प्रयोग डेटा को क्लास या ग्रुप में क्लासिफाई वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। क्लासिफिकेशन में डेटा को क्लासिफाई करने के लिए गणितीय तकनीकी जैसे डिसीजन ट्रीज, लीनियर प्रोग्रामिंग तथा न्यूरल नेटवर्क आदि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए इसका प्रयोग किसी क्लास के स्टूडेंट्स को उनके ग्रेड, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। मशीन लर्निंग के जो जनक माने जाते हैं वो जेफरी एवरेस्ट को माना जाता है। मशीन लर्निंग का जनक कौन है? मशीन लर्निंग का जनक जेफरी एवरेस्ट हैं। सुपरवाइज लर्निंग के फ़ायदे देख लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग जो है यह मशीन को पुराने इनपुट डेटा के आधार पर आउटपुट डेटा की भविष्यवाणी प्रेडिक्शन करने में मदद करता है। इसमें यूजर को वस्तुओं के वर्गों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। सुपरवाइज लर्निंग मॉडल यूजर को वास्तविक दुनिया की समस्याओं जैसे धोखाधड़ी का पता लगाने, स्पैम फिल्टरिंग आदि को सुलझाने में मदद करती है। सुपरवाइज लर्निंग के नुकसान। सुपरवाइज लर्निंग के नुकसान, यह लर्निंग मुश्किल कार्यों को करने में सक्षम नहीं होती है। सुपरवाइज लर्निंग के नुकसान क्या है? यह लर्निंग मुश्किल कार्यों को करने में सक्षम नहीं होती है। इसमें आउटपुट डेटा की भविष्यवाणी करने में काफ़ी समय लगता है। सुपरवाइज लर्निंग के नुकसान क्या होगा? यह लर्निंग मुश्किल कार्यों को करने में सक्षम नहीं होती है। इसमें आउटपुट डेटा की भविष्यवाणी करने में काफ़ी समय लगता है। ओके। सुपरवाइज लर्निंग मुश्किल कार्यों को करने में सक्षम नहीं है और इसमें आउटपुट डेटा को भविष्यवाणी करने में काफ़ी समय लगता है। अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जो सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जो सुपरवाइज का उल्टा होता है। सरल शब्दों में कहे तो इसमें अनलेबल्ड डेटा का इस्तेमाल मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। अनसुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जो सुपरवाइज को उल्टा होता है। सरल शब्दों में कहे तो इसमें अनलेबल्ड डाटा का इस्तेमाल मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। एक ऐसी लर्निंग है जिसमें मशीन बिना किसी निगरानी सुपरविजन के कार्यों को चीज़ों को सीखती है। अनसुपरवाइज लर्निंग का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा के डेटा से उपयोगी इनसाइट मनुष्य की तरह सोचने में सक्षम होते हैं, जैसे मनुष्य की तरह बिहेव करना, कार्य करना, सोचना आदि।
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के प्रकार, इसमें भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अनसुपरवाइज्ड में एक क्लस्टरिंग होता है, दूसरा एसोसिएशन होता है। क्लस्टरिंग एक ऐसी विधि होती है जिसमें क्लस्टरिंग को अलग अलग समूहों में ऑब्जेक्ट्स में विभाजित किया जाता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स एक जैसे होते हैं उन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है और जो ऑब्जेक्ट अलग होते हैं उन्हें दूसरे ग्रुप में रखा जाता है। हमारी सामान्य ज़िंदगी में भी क्लस्टरिंग का रोल होता है। उदाहरण के लिए किसी रेस्टोरेंट में अलग अलग प्रकार का फूड होता है और व्हीकल शोरूम में कार्स, बाइक तथा अन्य व्हीकल होते हैं। एसोसिएशन एक ऐसी दूसरा जो प्रकार है वो देखते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन एक ऐसी तकनीकी है जो यह बताता है कि ऑब्जेक्ट्स वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार एसोसिएट जुड़ी हैं। एसोसिएशन बड़े डेटाबेस में वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को खोजने की एक बहुत ही प्रसिद्ध विधि है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के फ़ायदे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के फ़ायदे क्या हैं? सुपरवाइज्ड लर्निंग की तुलना में अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अधिक जटिल कार्यों को आसानी से पूरा कर सकती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग की तुलना में अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अधिक जटिल कार्यों को आसानी से पूरा कर सकती है, क्योंकि इसके पास लेबल्ड डाटा नहीं होते हैं, जिसके कारण यह जटिल कार्यों को आसानी से पूरा कर सकता है। इसमें यूज़र के लिए डेटा को प्राप्त करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि लेबल किए गए डेटा की तुलना में बिना लेबल वाले डेटा प्राप्त करना काफ़ी आसान होता है। सही बात है, लेबल किए डाटा को पहले व्यवस्थित करना पड़ेगा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के नुकसान क्या हैं? इस लर्निंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसके परिणाम सटीक नहीं होते हैं, जिसके कारण यूज़र को सही जानकारी नहीं मिल पाती है। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग तीसरा प्रकार देखते हैं। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग के प्रकार है जो कि सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें मशीन को सिखाने के लिए कम मात्रा में लेबल्ड डाटा और ज़्यादा मात्रा में अनलेबल्ड डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग के लाभ क्या है? सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग को समझना किसी भी यूज़र के लिए काफ़ी आसान होता है। इसकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसकी दक्षता अधिक होती है। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग की हानियाँ क्या है? इसमें यूज़र एकदम सही परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं, इसके परिणाम स्टेबल नहीं होते, स्थिर नहीं होते हैं। रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या है? रेनफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसी लर्निंग तकनीकी है जिसमें एजेंट को सही कार्य करने पर रिवार्ड दिया जाता है और गलत कार्य करने पर पेनाल्टी दी जाती है। यह फीडबैक पर आधारित लर्निंग होती है। इसमें फीडबैक के आधार पर एजेंट अपने आप सीखता है और ख़ुद को इम्प्रूव करता है। उदाहरण के लिए एक रोबोट जो खुद ही अपने हाथों को चलाना सीखता है, यह रोबोट रेनफोर्समेंट लर्निंग का एक एग्जाम्पल है। रेनफोर्समेंट लर्निंग के फ़ायदे। यह तकनीकी ऐसे रिज़ल्ट को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन्हें प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। यह सटीक रिज़ल्ट प्रदान करती है। रेनफोर्समेंट लर्निंग के नुकसान क्या है? इसका इस्तेमाल सरल प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए नहीं किया जा सकता। इस तकनीक में ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ती है। मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग। इसका इस्तेमाल निम्नलिखित जगहों पर किया जा सकता है। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और चित्रों को पहचानने के लिए किया जाता है। व्यक्तियों की पहचानने के लिए फेस डिटेक्शन तकनीक का उपयोग करते हैं तो मशीन लर्निंग का ही प्रयोग होता है। इसका इस्तेमाल वॉइस सर्च करने के लिए किया जाता है, जिसमें यूज़र माइक में बोलकर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गूगल जैसे बड़े बड़े सर्च इंजन मशीन लर्निंग का उपयोग करके यूज़र को वॉइस सर्च की सुविधा प्रदान करते हैं। इसका प्रयोग यातायात की स्थिति जानने के लिए किया जाता है।
इसका प्रयोग यातायात की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। इसे उदाहरण की मदद से इस प्रकार समझते हैं। यदि कोई यूजर किसी नई जगह पर जाना चाहता है तो वह गूगल मैप का उपयोग करता है, जो उसे सही मार्ग दिखाने के लिए साथ साथ ट्रैफिक की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है, जो केवल मशीन लर्निंग के कारण संभव है। ओके। इसका इस्तेमाल मनोरंजन और ई-कॉमर्स जैसी कंपनियों जैसे अमेज़न, नेटफ्लिक्स के द्वारा यूज़र को इनपुट के बदले आउटपुट डेटा प्रदान करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब भी कोई यूज़र अमेज़न पर किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है तो उसे सर्च रिजल्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा केवल मशीन लर्निंग के कारण संभव हो पाया है, जिसमें यूज़र ने अमेज़न को इनपुट प्रदान किया, बदले में यूज़र को आउटपुट डाटा प्राप्त हुआ। मशीन लर्निंग का प्रयोग मेडिकल साइंस में रोगों के निदान के लिए किया जाता है। सरल भाषा में कहें तो मशीन लर्निंग का उपयोग मेडिकल साइंस में बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसकी मदद से पेशेंट की बीमारियों का पता लगाया जा सके और उस बीमारी का इलाज करके उसे बचाया जा सके। मशीन लर्निंग का उपयोग स्टॉक मार्केट में शेयर की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है, जो कि किया जाता है कि कौन से शेयर की वैल्यू कम होगी और कौन से शेयर की वैल्यू ज़्यादा, जिससे इन्वेस्टर को लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हालांकि यह आंकड़ा बहुत सटीक नहीं होता है, लेकिन इन्वेस्टर को एक आइडिया ज़रूर मिल जाते हैं। इसका इस्तेमाल ऑनलाइन फ्रॉड का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसकी मदद से यूज़र का डाटा और पैसा दोनों ही सुरक्षित रहता है। मशीन लर्निंग नकली खाते और नकली आईडी का पता आसानी से लगा सकती है, जिसके चलते फ्रॉड होने के चांसेस कम हो सकते हैं। इसके अलावा मशीन लर्निंग यूज़र की सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को पूरी तरह सिक्योर करता है। इसका उपयोग वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट के निर्माण करने के लिए किया जाता है। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट एक ऐसा टूल होता है जो यूज़र की आवाज़ के जरिए कमांड को प्राप्त करता है और उस कमांड के जरिए यूज़र आउटपुट को देता है। इसके उदाहरण गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, कॉर्टाना, सिरी होते हैं। इसके उदाहरण जैसे गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, कॉर्टाना, सिरी होते हैं। सिरी तो एप्पल का है वर्चुअल असिस्टेंट। मशीन लर्निंग के फ़ायदे क्या हैं? मशीन लर्निंग के फ़ायदे मशीन को एडवांस और मॉडर्न बनाने में मदद करता है, जिसके चलते मशीन इंसानों की तरह सोच समझ सकता है, इंसानों की तरह किसी भी कार्य आसानी से पूरा कर सकता है या पुराने इनपुट डेटा की मदद से आउटपुट डेटा की भविष्यवाणी करने में सक्षम होते हैं, जिससे यूज़र को भविष्य के डेटा का पता चल जाता है। हालांकि यह डेटा पूरी तरह से सटीक नहीं होते, लेकिन यूज़र को भविष्य में होने वाली घटनाओं का आइडिया ज़रूर मिल जाता है। यह छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है, जिसके चलते छात्र आसानी से उच्च स्तरीय शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मशीन लर्निंग छात्रों को ऐसी तकनीकी प्रदान करता है जिसकी मदद से छात्र किसी भी चीज़ के बारे में आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। मशीन लर्निंग छात्रों को ऐसी तकनीकी प्रदान करता है जिससे मदद से छात्र किसी भी चीज़ के बारे में आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। यह मरीज की बीमारियों का पता लगाने में मदद करती है मशीन लर्निंग, जिसके चलते सही बीमारी का पता लगाया जा सकता है। ओके। ये इंसानों की तुलना में ज़्यादा मात्रा में डेटा को रिवाइव और एनालाइज कर सकता है, इंसानों की तुलना में ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग में पुराना डाटा हिस्ट्री के रूप में स्टोर रहता है, जिसका उपयोग फ्यूचर डाटा को प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें किसी काम को आसानी से पूरा किया जा सकता है
क्योंकि मशीन लर्निंग में ज़्यादा ऑटोमेटिक कार्य होते हैं। मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को यह पता होता है कि उसे किस समय कौन सा काम करना है, जो इसके सोचने समझने की शक्ति को दर्शाता है।